वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है आह्वान। आह्वान इस चैप्टर का ये सेशन नंबर 3 है। यह एक कविता है जिसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। इसके पहले सेशन में हमने इस कविता के अलग अलग काव्यांश को पढ़ा। यह कविता जो है कुल मिलाकर 3 स्टांजा में या काव्यांश में लिखी गई है। पहले 2 काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है, अब तीसरे काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं कविता के अगले काव्यांश को। सबसे पहले हम कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं। आऊं मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक मिट सकता अहो, गिनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। अब देखिए यहाँ पर कवि, इसके पहले काव्यांश को हमने जब पढ़ा, अब देखिए इस काव्यांश के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहता है। इसके पहले काव्यांश को हमने जब पढ़ा था तो हमें समझ में आ रहा था कि सारी जनता निराश हो चुकी है, भयभीत हो चुकी है। किससे? अंग्रेजी शासकों के दमन से डरी हुई है, सहमी हुई है। लेकिन कवि उन लोगों के बीच में विद्रोह निर्माण करना चाहता है, उत्तेजना उनको देना चाहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि वह विदेशी सत्ता है और वह दूसरे देश से हमारे देश में आ गई है, लेकिन हम कैसे? हम इस भारत के वासी हैं और अगर हमने ठान लिया, हमने निश्चय कर लिया तो सब मिलकर उस विदेशी सत्ता को हम हमारे देश के बाहर आसानी से निकाल सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी वो कहानी बताती हूँ जो आपको पहले से ही पता है कि देखो, एक जो किसान था उसको 4 बच्चे थे, लेकिन वो बच्चे कैसे थे? आपने यह कहानी सुनी होगी। कौन सी कहानी? कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे और किसान दिन रात मेहनत करता था और उसके चारों बच्चे कैसे थे? बिना काम के इधर उधर ऐसे ही खाली बैठे रहते थे या घुमा करते थे और आपस में बहुत झगड़ा करते रहते थे। लेकिन जब तक किसान अपने से जब तक काम होता था खेतों में तब तक वो करता था, लेकिन अब उसकी उम्र हो चुकी थी, वो बूढ़ा हो चुका था और उसका अंतिम समय आ रहा था नजदीक। अब उसको चिंता हो गई कि मेरे बाद मेरे बच्चों का कैसे होगा, वो क्या करेंगे। उनको तो वो बहुत आलसी है, काम करना तो उनको पसंद नहीं है, वो कामचोर है। तो इसके लिए वो एक आइडिया करता है। वो अपने बच्चों को अपने नजदीक बुलाता है और उनको क्या कहता है कि हमारे खेत में क्या किया है, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा धन अंदर गाड़ कर रखा है, तो तुम्हें क्या करना है, मेरे जाने के बाद उस धन को खोजना है, जमीन को के अंदर से उसे निकालना है। तो आप क्या हो जाएगा, आपका जीवन आगे अच्छे से गुजर जाएगा। और यह बात कहकर कुछ समय के बाद उस किसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब देखो, मेहनत तो उनको अब उनको तो आलसी थे ना वो, और आलसी होने की वजह से वो क्या करना चाहते थे, आराम से जीवन बिताना चाहते थे। उनको खेतों में काम करना पसंद नहीं था। इसलिए वो क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं और उस धन को खोजने का प्रयास करते हैं। और धन को खोजने के बाद क्या मिट्टी को खोदने के बाद उनको धन मिलता है नहीं, और वो निराश हो जाते हैं। लेकिन उसमें से एक सोचता है कि चलो जो हो गया, अब हमने इतना जमीन की खुदाई कर दी है, खेत की खुदाई कर दी है, अब क्या हो जाएगा, बरसात का मौसम आ रहा है तो हम खेत में काम करना आरंभ कर देते। और इस प्रकार उनके मन में जो आलस्य था वह निकल गया और परिश्रमी वह बन गए। और उनको पता चल गया कि मेहनत करने से ही हमारे जीवन में सफलता मिल सकती है। और यह एक कहानी। और दूसरी कहानी में भी देखो, आपने देखा होगा कि जो 4 भाई थे, किसान के 4 भाई थे, बच्चे थे, वह भी क्या करते थे, आपस में झगड़ा करते रहते थे। तो अब उसके पिता को चिंता थी कि इनको हम कैसे आपस में झगड़ा करना बंद करवाए। इसलिए वो क्या करते हैं, उन चारों बच्चों को अलग अलग लकड़ी दे देते हैं और कहते हैं कि उनको तोड़ो। अब ये जो 4 बच्चे थे वह एक एक करके एक लकड़ी उठा लेते हैं और उसको आसानी से तोड़ते हैं। और फिर पिताजी उनको फिर से कहते हैं, 4 अलग अलग लकड़ियों को लेते हैं, उसको एक गठरी में बांध देते हैं। गठरी में बांधने के बाद वो एक एक करके बच्चे को कहते हैं कि अब उसको तोड़ो। अब एक एक करके सारी भाई उस 4 लकड़ियों की गठरी को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आसानी से तोड़ पाते हैं नहीं। चारों भाई उस लकड़ी को तोड़ने में असफल होते हैं।
तब उनके पिताजी उनको कहते हैं कि जब तुम एक एक करके झगड़ते रहोगे तो इसका फायदा तुम्हारा दुनिया वाले लोग उठाएंगे, लेकिन यही कार्य अगर तुम कोई भी दुख संकट का सामना चारों मिलकर करेंगे तो कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता है। तो इस प्रकार हमें यही पता चलता है कि एकता में बल होता है। तो इस अलग अलग कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि हमें एक तो परिश्रम करना, परिश्रम से ही हमारा जीवन सफल होता है और एकता में बल होता है। तो यहाँ पर देखो यही दोनों बातों को यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं। पहले सीख को हमने दो काव्यांश से, अलग अलग काव्यांश से पढ़ लिया। अब इस काव्यांश का संदेश भी हमें कवि यही बताना चाहते हैं कि एकता में बल होता है जब सारे भारतवासी इकट्ठा हो जाएंगे और अंग्रेजी सत्ता का विरोध करेंगे, शासकों का विरोध करेंगे, तो वह अपना विदेश में चले जाएंगे और हमारा देश स्वतंत्र हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या करे कि मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। अब देखिए जो अंतिम पंक्ति है और पहली पंक्ति है उसको हम पहले समझते हैं कि आपने देखो बगीचे में तरह तरह के फूल देखे होंगे। अगर बगीचे में एक ही रंग का और एक ही प्रकार का फूल होगा, सुमन, सुमन का अर्थ क्या होता है? फूल, तो हमें वो बगीचा सुंदर लगेगा। या फिर एक देखो दो प्रकार के बगीचे, एक बगीचे में सिर्फ एक ही रंग के और एक ही प्रकार का फूलों से भरा हुआ है और दूसरे बगीचे में तरह तरह के रंगों के, तरह तरह के फूलों से भरा हुआ है। तो कौन सा बगीचा हमें देखने को पसंद आएगा? कि जो तरह तरह के रंगों से युक्त बगीचा है, फूलों से भरा हुआ और तरह तरह के प्रकार के फूल। अब देखो फूल भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब उसी फूलों को जब हम एक फूलों की माला बनाते हैं तो उसमें भी हम एक प्रकार के फूल को नहीं गूंथते हैं। हम क्या करते हैं? तरह तरह के रंगों के और तरह तरह के प्रकार के फूलों से एक माला बनाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे भारत देश में भी देखो तरह तरह के धर्म के, तरह तरह के संप्रदाय के, तरह तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और इस विभिन्नता में हमें एक जब संकट आता है हमारे देश पर तो लोग क्या करते हैं? आपसी धर्म को, आपसी संप्रदाय को भूल जाते हैं और एकता दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमारे देश की विशेषता क्या है? विविधता में एकता। तो साधक बने सब प्रेम से सुखमय, सुख शांतिमय उद्देश्य के। तो हमें साधक बनना है। हमें जैसे ईश्वर की भक्ति करते हुए हम शिष्य बनते हैं, आराधक बनते हैं, उसी प्रकार हमारे इस देश के सुख सुविधा के लिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि हमारे देश को सुखी बनाए, संपन्न बनाए, समृद्ध बनाए। तो यह सब क्या होगा? कि सब बने प्रेम से सुख शांतिमय। तो हम यहाँ पर सबको सुख से रहना है, शांति से रहना है, बिना झगड़ा किए। हम एक दूसरे के शत्रु नहीं, हम एक दूसरे के दोस्त है। ऐसी भावना रखकर इस उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। अब कवि कहते हैं कि क्या सांप्रदायिक भेद से एक के मिट सकता है? हमारे देश के में जो विविधता में एकता दिखाई देती है वो किसी धर्म के कारण, किसी संप्रदाय के भेद के कारण ये एकता मिट सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यह हमारे देश की विशेषता है। अब देखिए ना, जिस प्रकार से एक माला विविध फूलों से युक्त होती है और वह सुंदर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार हमारे देश में भी विविध संप्रदाय के, विविध धर्म के लोग हैं और वह जब एक साथ किसी भी कार्य करते हैं तो हमारा देश संपन्न बन जाता है। कहा गया ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। वो कविता भी आपने सुनी होगी, उसमें भी तो क्या बताया गया है कि बेला गुलाब जुई चंपा चमेली सारी फूल गुम्पे एक माला बनते। तो इसी प्रकार हम देखो हमारा भारत देश भी आपने देखा होगा, अलग अलग राज्य है इसमें। तो अगर देखो, अगर भारत में ये एकता नहीं होती तो यह सारे राज्य अलग होते। तो हमारा देश इतना पूरा भारत देश का आपने नक्काशा देखा होगा, वो कितना सुंदर लगता है ना, अलग अलग देशों से बना हुआ। अगर हम देखते हैं श्रीलंका को आपने देखा होगा कि चार्ट में तो इतना सा दिखाई देता है, लेकिन हमारा देश देखो अलग अलग राज्यों से बना हुआ कितना सुंदर दिखाई देता है। जैसे कि किसी माला में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल गुंफे हुए हैं, उसी प्रकार हमारा देश भी विविध राज्यों से, विविध भाषाओं से, विविध पोशाकों से युक्त, विविध खान पान वाले लोगों से युक्त, विविध धर्म के लोगों से युक्त, विविध संप्रदाय के लोगों से युक्त बना हुआ है। और इस प्रकार हमारे देश की एकता को कोई मिटा नहीं सकता।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें देश बांधव के रूप में, शत्रु के रूप में नहीं, हर तरह तरह के लोगों के मन में यही भावना निर्माण करना है। और तब जब हम एक बनकर किसी भी देश पर आए हुए संकट को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखते हैं इस काव्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। शब्दार्थ: देश बांधव, देश के नागरिक भाई बहन, साधक साधना या परिश्रम करने वाले, ऐक्य एकता, विविध अनेक प्रकार के। अब देखते हैं इस काव्यांश का संदर्भ क्या रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां आह्वान नामक कविता से ली गई और इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्ता। इन पंक्तियों में कवि ने देशवासियों को एक होकर रहने का संदेश दिया है। अब पढ़ते भावार्थ। कवि कहते हैं कि हे देशवासियों, माना कि हम अलग अलग जातियों संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, पर भारत के नागरिक होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। इसलिए आओ सब मिलकर देश को एकता के सूत्र में बांधो और सुख शांतिमय उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करो। सुख कैसे मिलेगा? आजादी से। शांति कैसे आएगी? गरीबी दूर कैसे होगी? गरीबी दूर होगी अपना शासन स्थापित करके। इसके लिए हमें एक होकर संघर्ष करना पड़ेगा। किसके साथ? अंग्रेजी सत्ता के साथ। अब अंग्रेजी सत्ता हमें संकट रूपी के रूप में लेना है कि हमारे देश में जो अलग अलग संकट आते हैं, अब उस समय इस प्रकार का संकट था, अब आज भी तो हमारे देश पर कितने संकट आते हैं। तो इन संकटों को हमें क्या करना है? एकता के साथ इसका मुकाबला करना है। अगर हमारे देश में समृद्धि और शांति लाना है तो इसके लिए आओ हम मिलजुल कर कठिन परिश्रम करें। कवि कुछ प्रश्नों के रूप में भी देश की जनता को एक होने के लिए कहता है। कवि पूछते हैं लोगों से, क्या हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय अलग अलग होने पर भी हम एक नहीं हो सकते? कवि कहना चाहते हैं कि इन प्रश्नों के आधारों पर भिन्नता एकता के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बन सकी। हम एक देश के होने के नाते एक हो सकते हैं। इसी तरह वह कहता है कि क्या अलग अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके एक माला नहीं बनाई जा सकती? आशय यही है कि बनाई जा सकती है। जिस प्रकार यह हो सकता है वैसे ही हम सब भी एक हो सकते हैं। धर्म, संप्रदाय, मत और जाति की भिन्नता का होना किसी भी देश के विकास में बाधक नहीं बन सकती। हम अनेक भाषाएं बोलने वाले विभिन्न धर्मों के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोग मिलकर देश को एक बनाकर उसे बेहतर ढंग से मजबूत कर सकते हैं। वैसे भी भारत को अनेकता में एकता का देश कहा ही जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आह्वान इस कविता को विस्तार के साथ अलग अलग सेशन में पढ़ लिया है। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।